नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। आज जो हमने सेशन लिया है वो राजस्थान हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौहान वंश। हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चौहान वंश, राजस्थान के चौहानों की जानकारी जिसमें हम लेंगे। इस टॉपिक में आज का जो टॉपिक रहेगा वो अजमेर के चौहानों की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और अजमेर के जो चौहान थे वो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे शासक, और उनमें से एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। आज की क्लास में जो अजमेर के चौहान वंश है उसमें से जितने भी पिछली परीक्षाओं में सवाल आए हुए वो प्लस आगे आने वाली परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो बिल्कुल छोटी सी क्लास में उन सारी चीजों को जो परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट है उनको शामिल करते हुए ये क्लास रहेगी आपकी। तो एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली, तो ध्यान से इस क्लास को, अजमेर के चौहान वंश का जो इतिहास है उसको हम समझेंगे सिंपल भाषा में, इजी भाषा में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें तो चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत को हम समझेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति जो हुई वो किस प्रकार हुई। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत में से सवाल निकल कर आते हैं, और चौहानों की उत्पत्ति के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत हैं। परीक्षा में सवाल आता है, निम्न में से चौहानों की उत्पत्ति का अग्निकुंडी सिद्धांत के समर्थक कौन थी? निम्न में से कौन सा चंद्रवंशीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत था चौहानों का उसके समर्थक नहीं थे? इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो आपको सबसे पहले इस सेशन में चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम समझेंगे, और चौहानों की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है उसको बोलते हैं अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत क्या कहता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, और उसमें क्षत्रियों की 4 शाखाओं की उत्पत्ति हुई थी। 4 शाखाएं पैदा हुई थी। एक था चालुक्य, एक था चौहान, एक था परमार और एक था प्रतिहार। ये क्षत्रियों की 4 जो शाखाएं हैं, इन चारों शाखाओं की उत्पत्ति अग्निकुंड से, गुरु वशिष्ठ के यज्ञ हवन से ये पैदा हुए थे। ये कहता है अग्निकुंड सिद्धांत। और इसमें से सबसे लास्ट में जो उत्पत्ति हुई थी वो थी चौहानों की उत्पत्ति। इन चारों शाखाओं में सबसे अंतिम उत्पत्ति जो हुई थी वो चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। इस अग्निकुंड सिद्धांत की वास्तव में यदि कहा जाए तो देखा जाए तो अग्निकुंडी सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने इस सिद्धांत को दिया था। इसके समर्थक की बात करें तो मूढ़ोत नैनसी है, सूर्यमल मिश्रण है, प्रबंध चिंतामणि किताब है, और सुंधा माता अभिलेख। ये 4-5 जो है वो 5 शाख से है, वो अग्निकुंडी सिद्धांत के समर्थक है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो किताब आपको सबको पता है। मूढ़ोत नैनसी राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे थे जिन्होंने मारवाड़ प्रगनारी विगत, जिसका हम जिक्र करेंगे। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतंग की किताब है, और सुंदा माता अभिलेख जो जालोर में है, इसमें इसका समर्थक है। देखो, सुंदा माता सुंदा माता अभिलेख जो है, इसमें यह कहा गया कि जो चौहान है वो गुरु वशिष्ठ की आंख से पैदा हुए थे। ये आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना, आंख से पैदा हुए थे। किसकी आंख से? गुरु वशिष्ठ की आंख से पैदा हुए थे, ये कहता है सुंदा माता अभिलेख। 5 की बात वापस आप याद रखना, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक, मूढ़ोत नैनसी मारवाड़ प्रगनारी विगत, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक, प्रबंध चिंतामणि पुस्तक का नाम है जिसके लेखक थे आचार्य मेरुतंग, और सुंदा माता अभिलेख। ये 5 जो है वो अग्निकुंडीय सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। दूसरा सिद्धांत आया वो सूर्यवंशी सिद्धांत है। सूर्यवंशी सिद्धांत क्या कहता है कि जो चौहान है वो भगवान राम के वंशज है। सूर्यवंशी राम थे, उनके वंशज है। और इसके जो समर्थक है वो है पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक की किताब है, ये समर्थक है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, नयनचंद्र सूरी ये इसके समर्थक थे। हमीर रासो, ये 3 किताबें आपको मैं पढ़ाऊंगा। जोधराज, अभी आप याद रख लो, जोधराज की किताब है। विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये 5 समर्थक इसके हैं सूर्यवंशी।
इसमें यह कहा गया है कि जो चौहान है वो भगवान राम का जो सूर्य वंश था उसके बाद में धीरे धीरे उनकी वंशावली देखी जाए तो भगवान राम के वंशज थे, और इनका समर्थक पृथ्वीराज विजय जो किताब है वो हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये 5 इसके समर्थक है। देखो पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो जो कहता है वो अग्निकुंड का समर्थक है, पृथ्वीराज विजय जो कहता है वो सूर्यवंश का समर्थक है। हमीर महाकाव्य, देखो हमीर एक महान शासक हुआ था, वो भी चौहान वंश के थे, तो हमीर महाकाव्य और हमीर रासो दोनों किताबों में ये बात कही गई सूर्यवंशी सिद्धांत की। विग्रहराज चतुर्थ इसी चौहान वंश के महत्वपूर्ण शासक थे जिसके बारे में आज क्लास में पढ़ेंगे, उसके अजमेर अभिलेख में भी किसका समर्थन किया गया है, ये सूर्यवंशी का, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक। नेक्स्ट जो सिद्धांत आया वो सिद्धांत आया था चंद्रवंशी सिद्धांत। चंद्रवंशी सिद्धांत के 2 समर्थक साक्ष्य है, एक अचलेश्वर अभिलेख जो सिरोही का है और एक हांसी अभिलेख। अचलेश्वर अभिलेख सिरोही का है और एक हांसी अभिलेख जो है, ये दोनों अभिलेख ये कहते हैं कि चौहान है वो चंद्रवंशी हुआ करते थे, पांडुओं वाला वंश जो है वो चंद्रवंशी था। अगला जो है वो सिद्धांत आया ब्राह्मण। कुछ साक्ष्य ये कहते हैं कि चौहान जो थे वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से पैदा हुए थे, तो इसके समर्थक बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो और दशरथ शर्मा, ये 4 जो साक्ष्य है। दशरथ शर्मा इसके प्रमुख समर्थक है, ये सवाल आया हुआ है। दशरथ शर्मा की किताब भी आप याद रखना, द चौहान अर्ली डायनेस्टी, ये किताब थी दशरथ शर्मा की। इस किताब में उन्होंने कहा कि चौहान ब्राह्मणों के वंशज हैं, पहली बात। दूसरे है कायम रासो। कायम रासो, देखो कायम खाने मुसलमान जो है वो गोगा जी के वंशज होते हैं, कायम खाने, और इन्हीं पर एक किताब लिखी कायम रासो जिनके लेखक थे जान कवि। इस जान कवि ने भी इसका समर्थन किया कि ये पहले क्या थे, चौहान ब्राह्मण थे। चंद्रावती अभिलेख सिरोही का है और बिजोलिया अभिलेख, इसका जिक्र हम डिटेल से पढ़ेंगे। बिजोलिया अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण बिजोलिया अभिलेख है, तो ये भी किसका समर्थक है, ब्राह्मण से उत्पत्ति चौहानों की हुई है, इसके समर्थक है। इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन मैंने पहले भी कहा था, हर चीज को छोड़ नहीं सकते, आपको इसको एक एक को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो समर्थक आए वो थे विदेशी। कुछ विदेशी विद्वानों ने यह कहा कि चौहान जो थे वो विदेशी थे, भारत के नहीं थे, विदेशों से आए थे यहाँ, उसके बाद भी यहाँ बस गए और यहाँ उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। जिसमें सबसे पहले व्यक्ति थे जेम्स टोड। किताब का आप सबको पता है, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिखी। इसमें इन्होंने कहा कि शक थे, ये जो चौहान थे वो शक या सीथियन कह सकते हो, सीथियन, ये कहा जेम्स टोड ने। इसके समर्थन में विलियम क्रुक थे और वी स्मिथ, ये तीनों विदेशी विद्वानों ने कहा कि चौहान जो थे वो विदेशी थे। नेक्स्ट जो लास्ट वाला था वो लास्ट वाला था कि इंद्र के वंशज थे चौहान। इसका केवल एक साक्ष्य मिलता है, वो है रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को किसका वंशज माना गया, तो ये उत्तर होगा इंद्र के वंशज चौहानों को माने गए। देखो चौहानों की उत्पत्ति के हमने मोटे मोटे 6 जो सिद्धांत थे वो पढ़े। हमने विदेशी सिद्धांत भी पढ़े जिसमें टोड प्रमुख थे, हमने अग्निकुंडी सिद्धांत पढ़े जिसमें चंद्रप्रदायी महत्वपूर्ण थे, हमने सूर्यवंशी सिद्धांत पढ़ा जिसमें हीराचंद ओझा जो महत्वपूर्ण थे, हमने ब्राह्मण वंश का समर्थन किया, जो बिजोलिया अभिलेख की बात थी, हमने इंद्र वंशज भी बताए और इसमें रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख था। एक एक को रट्टा मार लिया। अब देखो यदि हम चौहानों की बात करें तो चौहान जो शब्द है, चौहान इसकी उत्पत्ति के चौहान जो शब्द की हम बात करें तो चौहान शब्द जो बड़ा था वो कहा जाता है कि चाहमान से बड़ा हुआ था। चाहमान से धीरे धीरे क्या हुआ, चौहान हुआ। चाहमान का अर्थ होता है, चा का मतलब होता है चाप, है का हरि, मां का मान, न का नीति। ये 4 शब्दों से, चाप का मतलब होता है धनुर्विद्या में महत्वपूर्ण, हरि का मतलब ईश्वर के आराध्य, मान का मतलब शरणार्थियों की रक्षा करने वाला, और न का मतलब नीति, नीति का मतलब नीति पर चलने वाले। इन 4 शब्दों से जो शब्द बना वो था चाहमान, और चाहमान से फिर बन गया चौहान कहलाए। और चाहमानों की या चौहानों की उत्पत्ति जो है वो अलग अलग सिद्धांतों में हमने पढ़ी, लेकिन चौहानों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था, प्रारंभिक क्षेत्र की हम बात करें तो वो सांबर के आसपास, सपालदक्ष जिसको बोलते हैं, सपालदक्ष के आसपास, सांबर के आसपास इनका प्रारंभिक साम्राज्य था, और इनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्रपुर जिसको हम अभी नागौर बोलते हैं।
यहां से चौहानों की शुरुआत अहिछत्रपुर से इन्होंने प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद में वो अजमेर चले गए। बहुत सारी शाखाएं इनकी अलग अलग है, जिसके बारे में हम अगली क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे। चौहानों की एक नाडोल शाखा थी, चौहानों की एक जालोर शाखा थी, चौहानों की सिरोही में भी शाखा थी, चौहानों की रणथंभौर में शाखा थी, चौहानों की कोटा और बूंदी में शासन था, और चौहानों का अजमेर में 7 शाखाएं। चौहानों की शाखाओं की यदि बात करूं तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चौहानों की 7 शाखाएं थी। पहली सांबर अजमेर वालों की पहली, दूसरी बात नाडोल शाखा थी, तीसरी बात थी जालोर शाखा थी, चौथी बात सिरोही, पांचवी थी कोटा, छठी थी बूंदी और सातवीं थी रणथंभौर। ये 7 चौहानों की शाखाएं थी। और आज की क्लास में हम जो चौहानों की शाखा पढ़ेंगे वो अजमेर वाली शाखा का हम पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शासक अजमेर वाले में शाखाओं के जो महत्वपूर्ण शासक है उसकी डिटेल समझेंगे। तो मैं बात कर रहा था सांबर के आसपास इन्होंने अपना साम्राज्य प्रारंभ किया था लगभग 550 ईस्वी के आसपास। 550 ईस्वी से लेकर हम देखें पृथ्वीराज थर्ड जो 1192 में मोहम्मद गौरी से लड़े थे, तो 551 से लेकर 1192 तक का जो शासन काल था वो अजमेर शाखा के रूप में पढ़ेंगे। और उनमें से भी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले जो शासक आए उनका नाम था वासुदेव। रट्टा वालेना वासुदेव, श्री कृष्ण से स्टार्ट करें वासुदेव। देखो वासुदेव के बारे में 2 जानकारियां अपने को ध्यान में रखनी है। पहला है, एक किताब आई थी प्रबंध कोश, जिसके लेखक थे राजशेखर। इस प्रबंध कोश जो किताब थी उसके अनुसार 551 ईस्वी में, याद रखना 551 ईस्वी में सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई थी 551 ईस्वी में। और इसका साक्ष्य जो है वो है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश ये कहता है कि 551 ईस्वी में सांबर में चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। पहली बात। दूसरी बात, बिजोलिया जो अभिलेख है उसके अनुसार सांबर झील का निर्माण भी जो है वो भी किसने करवाया था? वासुदेव ने। ये दोनों सवाल है कम से कम 5-5 बार आए हुए, यहां से दोनों सवाल 5-5 बार आए हुए परीक्षा में। पहली बात देखो, प्रबंध कोश जो कहता है वो कहता है कि 551 ईस्वी में जो चौहान साम्राज्य था उसके संस्थापक जो थे वो वासुदेव थे। प्रबंध कोश राजशेखर की किताब थी। दूसरा है बिजोलिया अभिलेख, ये कहता है कि जो सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव ने करवाया था। दोनों बातें वासुदेव के लिए, 2 बातें महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बना वो महत्वपूर्ण शासक थे गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट देखो, ये जो 551 का जो काल था, 550-600 के आसपास को जो काल था वो गुर्जर प्रतिहारों का उत्कर्ष काल था। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव था। और गुवक फर्स्ट जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के एक सामंत के रूप में शासन प्रारंभ किया था। और उस समय प्रतिहार जो शासक थे उसका नाम था नागभट्ट सेकंड। इनके एक सामंत थे गुवक फर्स्ट। और नागभट्ट फर्स्ट जो है वो गुवक की वीरता से प्रभावित थे और उनको वीर की उपाधि दी थी गुवक फर्स्ट को। और इसी गुवक फर्स्ट ने ही वीर की उपाधि के बाद में स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो पहली बात आपने को गुवक फर्स्ट के बारे में एकमात्र बात याद रखनी है कि ये नागभट्ट जो सेकंड थे उनके शासनकाल में थे। और दूसरी बात, ये प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक थे। स्वतंत्र चौहान शासक थे गुवक, चौहान शासक थे ये गुवक फर्स्ट के बारे में, चौहान शासक। वासुदेव तो स्वतंत्र नहीं कह सकते, लेकिन गुवक फर्स्ट जो थे वो स्वतंत्र शासक थे चौहानों के। तीसरे जो महत्वपूर्ण शासक थे इनका नाम था चंदनराज। चंदनराज के बारे में ज्यादा उनकी विजयों के बारे में, उनके राजनीतिक कार्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उनकी एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो उनकी पत्नी के बारे में। उनकी पत्नी का नाम था आत्मप्रभा या रुद्राणी। ये आत्मप्रभा या रुद्राणी जो थी ये बड़ी शिव की भक्त थी। और इस समय अजमेर में इनका प्रभाव बढ़ गया था चौहानों का। और अजमेर के पास जो पुष्कर झील है उसमें 1000 दीपक ये रुद्राणी जलाती थी। 1000 दीपक जलाती थी। ये सवाल आया हुआ है, 1000 दीपक जलाने वाली रानी कौन सी थी? नाम आया आत्मप्रभा या रुद्राणी। और ये यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। और पुष्कर में उन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, शिव मंदिर बनाए थे। शिव की बड़ी भक्त थी, यौगिक क्रिया में निपुण थी, 1000 दीपक जलाती थी पुष्कर झील में। नाम था आत्मप्रभा रुद्राणी। और ये किसकी पत्नी थी? चंदनराज की पत्नी थी। बस कंप्लीट चंदनराज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका नाम था वाकपति राज। ये भी चौहानों के एक बड़े शासक हुए थे, बड़े वीर योद्धा शासक थे जिनके युद्धों का जिक्र इतिहास में देखने को मिलता है। वाकपति राज जो थे उन्होंने 108 युद्धों को जीता था। इनको 108 युद्धों के विजेता के रूप में जाना जाता है। शासक का नाम था वाकपति राज।
और इसी वाकपति राज के एक बेटे हुए थे जिनका नाम था लक्ष्मण राज, और इसी लक्ष्मण राज ने चौहानों की एक अलग शाखा की स्थापना की थी जिसका बोलते हैं नाडोल शाखा। सवाल पूछा जाए कि नाडोल शाखा के, चौहानों की नाडोल शाखा के संस्थापक कौन थे, उत्तर आएगा लक्ष्मण राज। और लक्ष्मण राज जो बेटे थे वो थे वाकपति राज के, और वाकपति राज ने 108 युद्धों को जीता था। 108 युद्धों के विजेता के रूप में उनकी पहचान है। क्लियर है? वाकपति राज। गुवकफस की बात कर ली, वासुदेव की बात हमने कर ली। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो इसका नाम है विग्रहराज। देखो विग्रहराज का नाम आते ही विग्रहराज चतुर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन विग्रहराज सेकंड, देखो विग्रहराज चतुर्थ हुए तो विग्रहराज फर्स्ट भी हुए, विग्रहराज सेकंड भी हुए, विग्रहराज थर्ड भी हुए, विग्रहराज चतुर्थ बहुत महत्वपूर्ण थे। तो विग्रहराज सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, चतुर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें ओवरलैपिंग मत कर देना कहीं विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज सेकंड में। तो विग्रहराज सेकंड की बात करूं मैं, तो विग्रहराज सेकंड के समय जो चौहान अजमेर के शासक थे, उन चौहानों का अजमेर और गुजरात के मध्य थोड़ा थोड़ा तनाव पैदा हो गया था, विवाद पैदा हो गया था साम्राज्य विस्तार को लेकर। और विग्रहराज सेकंड के समय गुजरात में वंश जो शासन करता था उनका वंश था चालुक्य वंश, और उस चालुक्य वंश के शासक थे मूलराज फर्स्ट। मूलराज फर्स्ट उस समय के शासक थे, और इनसे इनका युद्ध हुआ था। मूलराज फर्स्ट से इनका युद्ध हुआ था, और इस विग्रहराज सेकंड ने इन मूलराज को युद्ध में हराया था। दूसरी बात है, जो विग्रहराज जब गुजरात गए थे, विग्रहराज सेकंड जब मूलराज को हराने गुजरात गए थे, मूलराज फर्स्ट को हराने गुजरात गए थे, तो उन्होंने वहां अपने कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था भड़ोच में। याद रखना, जो चौहानों की कुलदेवी है उसका नाम है आशापुरा माता। मंदिर जो प्रारंभ में बना था वो भड़ोच में बनाया गया था, और ये विग्रहराज सेकंड के ने बनाया था। ये जो जिक्र है, ये जो मैं सेकंड सेंटेंस कह रहा हूं, बड़ोच में अपने कुलदेवी आशा माता का मंदिर बनाया था, ये हर्षनाथ में एक अभिलेख है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। हर्षनाथ अभिलेख में, हर्ष मंदिर भी चौहानों का महत्वपूर्ण मंदिर है, लोक देवता है उनका, चौहानों का। तो हर्षनाथ अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि विग्रहराज सेकंड ने है वो बड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। बस कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करें तो अगले जो शासक थे गोविंद थर्ड, ये भी बड़े महत्वपूर्ण शासक थे, बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, वीर योद्धा थे। प्रबंध कोश के अनुसार गुजरात के चालुक्य राजा भीम फर्स्ट के साथ मिलकर, देखो अब गुजरात पर चौहानों का प्रभाव बढ़ रहा है, गुजरात के शासक भीम फर्स्ट के साथ मिलकर इन्होंने महमूद गजनवी को रोका था। जब महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण हो रहे थे, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चौहान जब डायनेस्टी के शुरुआती चरणों की हम बात करें, चौहान राजवंश के हम शुरुआती चरणों की बात करें, तो उनका तुर्कों से बड़ा संघर्ष होता था, और चौहानों का अंतिम समय तक उन्होंने तुर्कों से संघर्ष किया था। गजनवी से हमेशा चौहानों का प्रभाव बढ़ा था, उनको हराया था गजनी के शासकों को। तो यहां से गोविंद थर्ड से देखने को मिलता है कि गोविंद थर्ड ने गुजरात के जो शासक थे भीम फर्स्ट, उनके साथ मिलकर महमूद गजनवी का जो आक्रमण भारत पर हो रहा था उसको रोक लिया था। महमूद कहने का मतलब है महमूद गजनवी को प्रारंभ में उन्होंने हरा दिया था, और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का जो प्रयास किया था उसको असफल कर दिया था गोविंद थर्ड ने। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरी बात है, फरिश्ता भी इस बात को कहता है कि गजनवी का जो आक्रमण था उसको गोविंद थर्ड ने मारवाड़ को पार ही नहीं करने दिया था। यह फरिश्ता का कथन है कि गोविंद थर्ड इतने वीर शासक थे गोविंद थर्ड कि उन्होंने जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो उसको मारवाड़ पार नहीं करने दिया गया था, और उस समय चौहान शासक थे गोविंद थर्ड। उपाधि इस महमूद गजनवी को हराने का या महमूद गजनवी को रोकने पर उन्होंने उपाधि दी थी वेरीगढ़, शत्रुओं का संहारक। ये वेरीगढ़ की जो उपाधि है वह पृथ्वीराज विजय में उनको मिली है गोविंद थर्ड को। 3 लाइन तीनों की तीनों गोविंद थर्ड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात, भीम फर्स्ट के साथ मिलकर महमूद गजनवी को रोका था। दूसरी, इसी बात का समर्थन जो है वो फरिश्ता ने किया था, और फरिश्ता ने कहा था कि गोविंद थर्ड ने है महमूद गजनवी को मारवाड़ को क्रॉस ही नहीं करने दिया था, पार नहीं करने दिया था। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने जो उपाधि प्राप्त की थी वो उपाधि थी वेरीगढ़ की उपाधि, जो किस किताब में लिखी हुई है? पृथ्वीराज विजय, जयन की किताब है, आप सबको याद है। अगले जो शासक हुए उनका नाम था दुर्लभराज थर्ड। देखो बीच में शासक हुए हैं बहुत सारे,
मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद में ये, अभी मैंने ये नहीं कहा कि इसके बाद में ये बने, गोविंद थर्ड के बाद में सीधे दुर्लभ राज थर्ड शासक बने। बीच में छोटे छोटे शासक बने जिनके बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं है और न अपने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्लभ राज थर्ड जो है, अब देखो मैंने कहा था कि गजनवी से उनका संघर्ष महमूद गजनवी से प्रारंभ हो गया था। तो जो दुर्लभ राज थर्ड बने, उन्होंने इब्राहिम के खिलाफ ये उन्होंने युद्ध किया था। गजनी के शासक थे इब्राहिम, लेकिन ये दुर्लभ राज एकमात्र शासक के बारे में आप पढ़ोगे जो गजनी से युद्ध लड़ता हुआ, इब्राहिम के विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। केवल मरने की बात यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा और केवल पृथ्वीराज थर्ड के बारे में आप दोनों तीसरे नंबर के, पृथ्वीराज थर्ड और दुर्लभ राज जो थे वो दोनों है तुर्क आक्रमणकारियों से लड़ते हुए मारे गए थे। ये इब्राहिम से लड़ते हुए दुर्लभ राज की मृत्यु हुई थी। दुर्लभ राज थर्ड के बाद में जो शासक बने वो थे विग्रहराज थर्ड। विग्रहराज थर्ड थे, इन्होंने वापस गजनी से युद्ध किया। उस समय शासक थे शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन को हराया था। देखो चौहान डायनेस्टी को जब हम पढ़ते हैं तो पता हमें चलता है कि 500 600 650 के आसपास से ही उनके जो तुर्क आक्रमण भारत पे हो रहे थे उनको रोकने का जो काम किया था वो काम किया था चौहान वीर शासकों ने। और लास्ट में जब पृथ्वीराज थर्ड को हम पढ़ेंगे तो भारत में तुर्क आक्रमणकारियों को शासन करने में सहयोग कह सकते हो, पृथ्वीराज असफल रहा था। तो वहां तुर्कों के भारत में आगमन भी चौहानों के कारण हुआ था। इतने दिन रोका, लेकिन 1192 में देखो 550 से मैंने स्टार्ट किया, तुर्कों को रोकते रहे, उनके आक्रमण फिर होते रहे, किसी शासक ने फिर रोक दिया, फिर होते रहे। लेकिन 1192 में आते 1192 में पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ। उसके बाद में भारत में तुर्क सत्ता या विदेशी सत्ता का आगमन हुआ। तो लेकिन विग्रहराज थर्ड ने देखो शहाबुद्दीन को हराया था, ये भी गजनी के शासक थे। नेक्स्ट हम बात करें तो पृथ्वीराज फर्स्ट की बात करें तो इसने भी गजनी के शासक बगुली शाह को हराया था। ये याद रखिए तो ठीक है, ये शासकों के नाम पूछे नहीं जाते ज्यादातर। और इसने पुष्कर में 700 चालुक्यों को मारा था। देखो चौहान चालुक्य संघर्ष भी देखने को मिलता है और चौहान गजनी के संघर्ष भी इसमें साथ साथ चलते हैं। चालुक्यों के साथ चालुक्यों ने पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए पुष्कर पर हमला किया था और पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को पुष्कर में मारा था। पृथ्वीराज फर्स्ट की बात बगुली शाह को हराया था पृथ्वीराज फर्स्ट ने। नेक्स्ट हम बात करें तो अगले शासक थे अजय राज। अब देखो सिस्टमैटिक, थोड़ा सा सिस्टमैटिक, अजमेर में प्रभाव, अजमेर में राजधानी जो बनाई थी वो देखो। अजय राज जो शासक हुए उन्होंने 1113, इंपॉर्टेंट बात 1113 जो है उसमें अजमेर शहर को बसाया और वहां एक किले का निर्माण करवाया था। याद रखना साल, ईस्वी याद रखना है इसको, बाकी साले याद रह जाए नहीं रह जाए कोई बात नहीं है। अजमेर शहर की स्थापना जो है वो 1113 में अजय राज ने करवाई थी, अजमेर शहर जो बसाया था। और इसने भी गजनी के शासक को हराया था और गजनी के शासक थे गर्जन मातंग, इसको हराया था। शासक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इनकी जो रानी थी, अजय राज की रानी का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, सोमल देवी या सोमलेखा। इनके सिक्कों पर इसका जिक्र आता है, अजय राज के जो सिक्के हैं उन पर जिक्र आता है सोमलेखा का या सोमल देवी का जिक्र आता है। इनके नाम से उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों पर इनका नाम भी उत्कीर्ण करवाया था। बड़ी महत्वपूर्ण रानी थी। और अंतिम दिनों में ये जो अजय राज है वो सन्यासी हो गए थे, राजपाट छोड़ दिया था अजय राज। सोमलेखा का नाम जरूर आपको याद रखना है, अजमेर जरूर याद रखना है। अजमेर 1113 में स्थापना की थी अजय राज ने, सोमलेखा इसकी रानी थी। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद में अरुणराज, अजय राज के बाद में जो शासक बने, अब मैं कह रहा हूं बाद में शासक बने, अब क्रमबद्ध आपको पढ़ना पड़ेगा। अजय राज के बाद में जो शासक बने वो थे अरुणराज। अरुणराज के समय अजमेर पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और इन तुर्कों के आक्रमण का सामना अरुणराज ने बड़ी सफलता से किया और तुर्कों को हराया था। तुर्कों को यहां अजमेर में खून की नदियां बहा दी थी, बड़ी क्रूरता से तुर्कों को हराया था, यहां तुर्कों को मारा था। और खून की जब नदियां बहने लगी तो उस खून को साफ करने के लिए एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम था आनासागर झील। आनासागर झील का निर्माण करवाया था अरुणराज ने। दूसरा है गुजरात के जो शासक थे। देखो तुर्कों से हो गया इनका संघर्ष, अब गुजरात से संघर्ष होना है। गुजरात के शासक थे जयसिंह सिद्धराज, बड़े महत्वपूर्ण शासक थे। गुजरात के इतिहास में हम पढ़ेंगे जयसिंह सिद्धराज के बारे में। इस जयसिंह सिद्धराज को इन्होंने हराया था और उनकी पुत्री तो थी कांचन देवी, इनसे अरुणराज ने विवाह किया था। जयसिंह सिद्धराज को हराकर उनकी बेटी से विवाह किया था अरुणराज ने।
लेकिन गुजरात के एक और शासक थे कुमारपाल उसके बाद में, लेकिन कुमारपाल ने बाद में इनको हरा दिया था। ये भी चालुक्य थे। कुमारपाल से अर्णोराज हार गए थे। जयसिंह सिद्धराज को उन्होंने हराया था, लेकिन कुमारपाल से ये हार गए थे। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट, वराह मंदिर का निर्माण जो किया था वो अर्णोराज के द्वारा किया गया था। वराह मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण मंदिरों में से है पुष्कर के। ये भी सवाल आता है वराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। पहले पितृहंता शासक थे जगदेव, जिसका जिक्र आता है कि एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की थी। वो शासक थे, वो व्यक्ति थे जगदेव, जिन्होंने अर्णोराज की। अर्णोराज के पिता जो थे अजयराज, उन्होंने अपना सिंहासन बेटे के लिए त्याग दिया था, लेकिन इनके बेटा ऐसा हुआ जगदेव, जिन्होंने अर्णोराज की हत्या करके शासक बन गए थे। लेकिन बेचारे जगदेव शासक बने, लेकिन जगदेव को ज्यादा शासन करने नहीं दिया गया। जगदेव के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अर्णोराज के बाद के शासकों का एक मैंने डायग्राम बनाया है, बड़ा ध्यान से समझना। देखो, अर्णोराज की दो रानियां थी, एक का नाम था सुधवा और एक का था कांचन देवी। कांचन देवी का मैंने जिक्र किया था कि गुजरात विजय जयसिंह सिद्धराज की बेटी थी ये कांचन देवी। ये दो रानियां थी। सुधवा के दो बेटे थे, एक का नाम था जगदेव और एक का नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के शासक बने। इधर कांचन देवी का एक बेटा था सोमेश्वर। अब हुआ क्या, देखो कहानी को ध्यान से समझना। अर्णोराज की हत्या कर दी जगदेव ने, तो ये अर्णोराज के बाद में पहले शासक बने। लेकिन जगदेव को ज्यादा दिन रहने नहीं दिया गया और शासक बन गए, इसको हराकर हटाकर विग्रहराज चतुर्थ। बड़े महत्वपूर्ण शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो शासक बने वो उसका नाम था अपर गांगेय। ये तीसरे शासक थे। अपर गांगेय को हटाकर जो शासक बने वो थे पृथ्वीराज सेकंड। ये चौथे शासक बन गए। पृथ्वीराज सेकंड जब शासक थे तो ये बूढ़े हुए, तो इनके कोई औलाद नहीं थी। इनकी मृत्यु जब हुई तब भाई साहब ये वंश यहां अटक गया। अब देखो, ये अपर गांगेय की मैं बात करता। विग्रहराज चतुर्थ का बेटा जो अपर गांगेय था, इसको हराया था तो ये भाग गया था। अपर गांगेय और नागार्जुन दोनों भाग गए थे यहां से, ये याद रखना, और शासक बन गए थे पृथ्वीराज सेकंड। तो ये दोनों तो भगवड़े हो गए। पृथ्वीराज की कोई औलाद नहीं थी, और पृथ्वीराज की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में शासक बने थे सोमेश्वर, ये इसके चाचा। सोमेश्वर के बाद में जो शासक बने वो थे पृथ्वीराज थर्ड, जो तराइन वाले युद्ध वाले थे। और इनके समय, पृथ्वीराज थर्ड के समय, इन दोनों ने फिर हमला कर दिया था। ये अपर गांगेय और नागार्जुन जो थे, नागार्जुन का विद्रोह पड़ गया। पृथ्वीराज थर्ड के बाद में शासक बने, ये तो तराइन के सेकंड युद्ध के बाद में मारे गए थे। इसके बाद में बने गोविंदराज, और गोविंदराज को हराकर जो शासक बने वो थे हरिराज। यहां देखना आप, अर्णोराज के बाद में शासक, अर्णोराज ने हत्या किसकी की? जगदेव ने अर्णोराज की हत्या की। जगदेव को हटाकर विग्रहराज चतुर्थ शासक बने। विग्रहराज के बाद में अपर गांगेय शासक बने, लेकिन अपर गांगेय को हटाकर पृथ्वीराज सेकंड शासक बन गए। पृथ्वीराज निसंतान मर गए। उसके बाद में सोमेश्वर शासक बने। सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज थर्ड शासक बने। पृथ्वीराज का पुत्र था गोविंदराज, वो शासक बना, लेकिन गोविंदराज को फिर हरिराज ने हटा दिया। और हरिराज के अंत में इन्होंने ऐबक ने हमला किया था, और ऐबक ने हरिराज को हरा दिया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और यहां से इसका वंश खत्म हो गया। ये दो जो बच्चे थे इसको पृथ्वीराज ने समाप्त कर दिया था, नागार्जुन और अपर गांगेय को। ये वंशावली है। लेकिन जगदेव के बारे में पढ़ लेते हैं। जगदेव, मैंने बताया था कि जगदेव ने को हरा दिया था, जगदेव को हटा दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। जगदेव के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं। विग्रहराज चतुर्थ बड़े मोस्ट शासक थे। बहुत बार सवाल आया हुआ है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। भीषणदेव जिक्र भी आता है। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल जो था, अजमेर के चौहानों का जो स्वर्ण काल कहा जा सकता है वो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को कहा जा सकता है। और ये बात कही थी दशरथ शर्मा ने। बताओ दशरथ शर्मा की किताब कौन सी थी? याद रह जाए तो बताओ मुझे, दशरथ शर्मा की किताब कौन सी थी? दशरथ शर्मा की किताब वापस बता दूं मैं, द चौहान अर्ली डायनेस्टी। ये दशरथ शर्मा ने इस किताब में कहा कि विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। दूसरा, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को हराया था।
गजनी के खुसरो शाह को हराया था। और ये बात मिलती है ललित विग्रह राज नामक किताब में। कौन सी किताब में? ललित विग्रह राज किताब में। याद रखना, ललित विग्रह राज ये किसकी किताब है? सोमदेव की किताब है। विग्रह राज ये किसकी किताब है भाई? सोमदेव की। याद रखना, सोमदेव। इसी ललित विग्रह राज किताब जो है उसमें एक कहानी मिलती है, विग्रह राज और देसल देवी के प्रेम की कहानी जो मिलती है वो ललित विग्रह राज किताब में जो सोमदेव द्वारा लिखी गई थी, जिसमें विग्रह राज और देसल देवी के प्रेम की कहानी का जिक्र मिलता है ललित विग्रह राज किताब में। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। मैंने कहा था ना, कुमारपाल चालुक्य ने अरुणराज को हराया था, तो कुमारपाल चालुक्य को वापस हराने का काम किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। दिल्ली के तोमरों को हराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। दिल्ली में उस समय तोमर वंश का शासन था और तोमर वंश का जो शासन खत्म करके दिल्ली को चौहान साम्राज्य में मिलाने का जो काम किया था वो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। दिल्ली में जब तोमरों को हराया था तो वहां एक दिल्ली में एक शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। और ये दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख जो था वो एक अशोक अभिलेख है, आप सबको याद होगा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख, इस दिल्ली टोपरा अभिलेख में जो अशोक का अभिलेख है उसके नीचे है वो विग्रहराज चतुर्थ ने शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था। बीसलपुर की स्थापना, क्योंकि देखो विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम था बीसलदेव, ये उपाधि थी बीसलदेव। याद रखना, बीसलदेव किसकी उपाधि थी? विग्रहराज चतुर्थ की। और विग्रहराज चतुर्थ ने ही एक शहर बसाया था बीसलपुर, जहां बीसलपुर बांध बना हुआ है और वहां एक शिव मंदिर का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अजमेर में एक विद्यालय बनाया था जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। एक पाठशाला का निर्माण करवाया था और इसी पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा जो बनाया गया था वो इसी सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया था। और इसी पाठशाला पर हरिकेली नाटक का जिक्र मिलता है। हरिकेली नाटक इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर या सरस्वती कंठाभरण नामक जो संस्कृत पाठशाला थी इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि विग्रहराज चतुर्थ की एक उपाधि थी बीसलदेव और एक था कवि बंधु। बीसलदेव का जिक्र किया, बीसलपुर बांध बनाया था, बीसलपुर शहर बसाया था, और कवि बंधु की उपाधि भी इनकी है। किलहॉर्न एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना है वो कालिदास और भवभूति से की है। दोनों बड़े महान व्यक्ति थे। क्यों की है? क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ खुद एक विद्वान थे और उन्होंने एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज। ये एक नाटक लिखा था और इसी कारण इनको कालिदास और भवभूति के समान इनको माना गया है। नरपति नालन ने बीसलदेव रासो लिखी थी, एक किताब लिखी थी नरपति नालन ने बीसलदेव रासो, और इस बीसलदेव रासो में विग्रहराज और राजमती की प्रेम कहानी का जिक्र मिलता है। देखो भाई, ललित विग्रहराज जो किताब थी वो सोमदेव की थी। मैंने ये गलत बता दिया, हरिकेली नाटक लिखा था विग्रहराज ने, हरिकेली नाटक, ये याद रखना, हरिकेली हरिकेली जो नाटक लिखा था वो विग्रहराज ने लिखा था। और इस नाटक में अर्जुन और शिव का जो संवाद है, अर्जुन और शिव का जो युद्ध है उस पर हरिकेली नाटक लिखा था। और इसी हरिकेली नाटक को देखकर ही किलहॉर्न ने इसकी तुलना की थी कालिदास और भवभूति से। और ललित विग्रहराज जो लिखी थी वो सोमदेव ने लिखी थी। मैंने बताया था विग्रहराज और देसल देवी के प्रेम कहानी। और एक जो था वो बीसलदेव रासो जो किताब लिखी थी नरपति नाल ने, उसमें विग्रहराज और राजमती के प्रेम की कहानी है। ये शासक सबसे मोस्ट कह सकते हैं अभी तक हमने पढ़े, उनमें से विग्रहराज चतुर्थ। 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी। पहली चीज जो है ललित विग्रहराज जो किताब है उसके लेखक थे सोमदेव। दूसरी जो किताब थी दूसरी थी बीसलदेव रासो और इसके
राइटर थे नरपति नाला। और तीसरा था हरिकेली नाटक, और हरिकेली नाटक जो था वो खुद विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। नेक्स्ट हम बात करें तो अगले शासक बने थे अपर गांगे। ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है क्योंकि इसको बाद में पृथ्वीराज सेकंड ने हटा दिया था, मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज सेकंड ने हटा दिया। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। हांसी में एक महल का निर्माण करवाया था और मेनाल में सोहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। आज तक तो पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी देख लेना आप। नेक्स्ट हम बात करें तो सोमेश्वर। अब बात आती है सोमेश्वर की। तो इसने मैंने कहा था कि सोमेश्वर बेचारे उस समय शासक थे नहीं, गुजरात में चले गए थे, मौका मिला नहीं। लेकिन जब पृथ्वीराज सेकंड की बात आई, उनके निसंतान मर गए, तो उसके बाद में उनको बुलाया गया। तो इसने अपना लंबा समय जो था वो गुजरात में गुजरा था। कुमारपाल चालुक्य के पास रहते थे, इसलिए कुमारपाल चालुक्य के एक शत्रु हुआ करते थे कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन, तो उनको हराया था। इनकी रानी का नाम था कर्पूरी देवी, जो कि चेदी के अचलराज कलजुरी की राजकुमारी थी। ये कर्पूर देवी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं कि अभी पृथ्वीराज थर्ड का जिक्र आएगा, वो उनकी माता का नाम था कर्पूर देवी। अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में शासक बनने के बाद में अजमेर आए तो उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, उसका नाम था वैद्यनाथ मंदिर। और अजमेर में अपनी और अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां बनवाई थी। और ये आधुनिक चौहानों में देखा जाए तो आधुनिक चौहानों में मूर्तिकला की जो प्रारंभ हुआ था, आधुनिक प्रकार की मूर्तियां जो बनाने का काम किया गया था, वो सोमेश्वर के द्वारा किया गया था। इसके शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख लिखा गया था। याद रख लेना मोस्ट, बिजोलिया अभिलेख, क्योंकि इसका जिक्र बार बार आता है। बिजोलिया अभिलेख जो लिखा गया था वो किसके समय लिखा गया था? सोमेश्वर के समय लिखा गया था। बार बार जिक्र आता है बिजोलिया अभिलेख का। तो बिजोलिया अभिलेख देख लेते हैं हम। बिजोलिया अभिलेख है क्या? बिजोलिया अभिलेख क्या है देखना। बिजोलिया अभिलेख जो है वो पार्श्वनाथ मंदिर भिलवाड़ा की बात हो रही है। पार्श्वनाथ मंदिर में एक दिगंबर जैन श्रावक थे जिनका नाम था लोलाक। उन्होंने उस मंदिर में, पार्श्वनाथ मंदिर में कुंड का निर्माण करवाया था। और इसी कुंड जो बनाया हुआ है पार्श्वनाथ मंदिर में, इसकी स्मृति में ही ये बिजोलिया अभिलेख बनाया गया था। इसके रचयिता की बात करें तो गुणभद्र थे, लेखक इसके केशव थे और उत्कीर्णक थे गोविंद। तीनों नाम याद रह जाए, बढ़िया बात है। रचयिता की बात करें तो गुणभद्र थे, लेखक थे केशव और उत्कीर्णक थे गोविंद। ये तीनों ने इसको बनाया था। इसके बाद बिजोलिया अभिलेख में जो जानकारी जो मिलती है वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या क्या जानकारी मिलती है? देखो, जो जानकारी मिलती है वो पहली बात मैंने बताई थी कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव को मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 551 में वासुदेव शासक बने थे और सांबर झील का निर्माण जो करवाया था वो वासुदेव ने करवाया था। और ये जिक्र किसमें मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में, पहली बात। दूसरी बात है, सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। मैंने कहा था कि चौहानों की जो उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत है, उस ब्राह्मणीय सिद्धांत के समर्थक में भी बिजोलिया अभिलेख है। और इसमें कहा गया था कि एक सामंत नाम का राजा हुआ करता था चौहानों में, वो ब्राह्मण था और उसी के वंशज हुए थे चौहान। तो ब्राह्मण बताने का काम भी बिजोलिया अभिलेख ने किया। सांबर झील का निर्माण की जानकारी भी बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। विग्रहराज का जो दिल्ली पर अधिकार है और शिवालिक अभिलेख बनाया था, उसका जिक्र भी किसमें मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में। एक और आजकल परीक्षाओं में सवाल आने लग गए हैं कि प्राचीन नगरों के नाम जो है, वर्तमान नगरों के नाम दे दिए जाते हैं, उसके प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं। इस बिजोलिया अभिलेख में भी प्राचीन नाम जो मिलते हैं वो लिखे हुए हैं। उस समय के विजयावल्ली जो नाम मिला है वो किसका मिला है? बिजोलिया का विजयावल्ली नाम है। श्रीमाल किसका नाम है बिजोलिया अभिलेख में? बीनमाल का नाम है। उत्माद्री जो नाम है वह ऊपरमाल का नाम है। आपने किसान आंदोलन में आप पढ़ोगे ऊपरमाल का जिक्र, तो उत्माद्री कहा जाता था उत्माल को। ढल्लिका दिल्ली को कहा जाता था। मंडलकर मांडलगढ़ को कहा जाता था। साकंबरी शांबर को कहा जाता था। अहेचत्रपुर नागौर का कहा जाता था। नड्डूल किसको कहा जाता था? नाडोल को कहा जाता। जाबलीपुर किसको कहा जाता था? जालोर को कहा जाता था। ये प्राचीन नाम है, वो भी देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी लास्ट में इसके बारे में तो आपको सबको जानकारी है, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज थर्ड की जो माता थी वो आपको पता है, मैंने अभी बताया कर्पूरी देवी, पिता का नाम था सोमेश्वर। प्रमुख मंत्री जो थे इनका जिक्र पृथ्वीराज थर्ड को आप पढ़ोगे तो उसमें केमास का जिक्र आएगा, बड़ा सेनापति शानदार। भुवनमल का जिक्र आएगा। स्कंद, वामन और शोड़, ये 5 बड़े महत्वपूर्ण थे। केमास का जिक्र, भुवनमल का जिक्र आपको बार बार देखने को मिलेगा। उनके जो प्रयास थे साम्राज्य विस्तार के,
उपाधियां जो थी वो राय पिथौरा और दल पुंगल, ये दोनों उपाधियों से सवाल आए हुए भाई साहब। पृथ्वीराज थर्ड की उपाधि थी राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि उनके पास थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई, मैंने कहा था नागार्जुन और अपर गांगेय, ये भाग गए थे पहले, उन नागार्जुन और अपर गांगेय के विद्रोह को उन्होंने दबाया था। ये उन्होंने वापस, पृथ्वीराज थर्ड जब बचपन में शासक बने थे, 11 वर्ष की अवस्था में शासक बन गए थे, तो उसको मौका मिला नागार्जुन और अपर गांगेय को, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाने का काम जो किया था वो पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज थर्ड ने ये केमास और भुवनवल की सहायता से किया था। एक जनजाति थी भंडानक जनजाति, जो कि हरियाणा और आपके अलवर भरतपुर में इनका प्रभाव था। इस भंडानक जनजाति के विद्रोह को भी दबाने का काम पृथ्वीराज चौहान ने किया था। महोबा, ये बड़ा बस मोस्ट, महोबा या तुमुल का युद्ध, महोबा का युद्ध जो थे वो परमार्दिदेव एक शासक थे, परमार्दिदेव। इस महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध जो 1182 में हुआ था, इसमें परमार्दिदेव को हराया था। और परमार्दिदेव के जो दो सेनापति थे, एक का नाम था आल्हा और एक का नाम था उदल। इन्होंने बड़ी वीरता से पृथ्वीराज चौहान का सामना किया था, लेकिन लड़ते हुए मारे गए थे। तो महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ था पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दिदेव में, जिसमें परमार्दिदेव की हार हुई थी। नागौर का युद्ध भी हुआ था। नागौर का युद्ध जो था वो था गुजरात के शासक भीम सेकंड और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में। साम्राज्य विस्तार को लेकर भी माना जाता है कि भीम सेकंड भी बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था और पृथ्वीराज थर्ड भी बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो भीम थर्ड ने राजस्थान पर हमला किया था, नागौर में इनके मध्य युद्ध हुआ था, तो साम्राज्य विस्तार को लेकर भी युद्ध हुआ था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि माउंट आबू के एक शासक थे जय सिंह, जिसका नाम जिक्र आता है, सलक भी कहा जाता है जिनको, उनकी एक बेटी थी इच्छिनी। इस इच्छिनी से भीम जो थे, भीम सेकंड जो थे, वो विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड ने विवाह कर लिया था। इसको लेकर भी दोनों में विवाद था और इस वजह से जो युद्ध हुआ, नागौर का युद्ध, वो 1184 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उसके बाद में चौहान गढ़वाल विवाद भी देखने को मिलता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। ये आपके संयोगिता वाला विवाद, जयचंद वाला विवाद, तो ये भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से चौहान और गढ़वालों में विवाद रहा था और जब तराइन का युद्ध हुआ था तो गढ़वालों ने इनकी सहायता नहीं की थी। ये अलग टॉपिक है, एक तरह का लंबा टॉपिक है, लेकिन आपने को पता है कि संयोगिता का किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण किया था, जयचंद किस प्रकार नाराज हुए थे और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की क्या लगती थी, एक अलग विषय है। लेकिन अपने को अभी नोट्स में आपको यही रखना है कि चौहान गढ़वाल शासक जो थे वो, उनका नाम था जयचंद और बेटी थी उनकी संयोगिता। नाटकों में पढ़ रखा है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जब मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद पर कब्जा कर लिया था, बठिंडा पर। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। उसके बाद में अगले साल 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई और पृथ्वीराज की हत्या हो गई थी। देखो, इसमें ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है। अब दरबारी विद्वानों के बारे में, पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी विद्वानों की बात करें तो दरबारी विद्वानों में चंद बरदाई महत्वपूर्ण विद्वान थे पृथ्वीराज के। जयानक जो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे ये भी थे। वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आसाधर, ये 5 विद्वानों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि आसारूप नामक विद्वान किस राजा के दरबारी थे। तो उत्तर आएगा पृथ्वीराज थर्ड। किसकी बात हो रही है? पृथ्वीराज। विश्वरूप पृथ्वीराज थर्ड, विद्यापति गौड़ पृथ्वीराज थर्ड, वागीश्वर जनार्दन पृथ्वीराज थर्ड, जयानक पृथ्वीराज थर्ड और चंद बरदाई पृथ्वीराज थर्ड के महत्वपूर्ण विद्वान, दरबारी विद्वान थे। लास्ट में हम थोड़ी सी देख लेते हैं। पृथ्वीराज की जब हत्या हो गई 1192 के युद्ध के बाद में, कुछ तो कहते हैं कि वो तीर चलाया था, ये कहानियां सुन रखी है आपने। अष्टंगुण प्रमाण, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा नहीं। गोविंदराज थर्ड उसके बाद में शासक बने थे। इसने तुर्क अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने इसको अजमेर का राजा बना दिया था। मोहम्मद गौरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने थे। लेकिन जब अजमेर के शासक बने तो उसके चाचा हुआ करते थे हरिराज, मैंने बताया था उस डायग्राम में। हरिराज ने उसको हटा दिया और ये गोविंदराज रणथंबोर चला गया था और रणथंबोर में जो चौहान शाखा है उसके संस्थापक गोविंदराज थे। रणथंबोर वाले पढ़ेंगे तो रणथंबोर में चौहान शासक हुए थे प्रथम गोविंदराज। तो हरिराज ने जब हटाया तो गोविंदराज चले गए रणथंबोर, मामला खत्म। और उसके बाद में अजमेर के जो शासक बने उसका नाम था लास्ट वाला हरिराज। हरिराज
ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। देखो हरिराज बड़े वीर योद्धा थे, नाम इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लास्ट वाले शासक थे पृथ्वीराज थर्ड ने, तो कुछ कमियां थी पृथ्वीराज थर्ड की कि भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया, विजय हुए, कुछ उसकी कमियां रही, और उसके बाद में विदेशियों के लिए एक भारत में शरण स्थली बन गया था, और वो 1192 का जो काला साल था, उसके बाद में 1947 में जाकर विदेशियों से मुक्ति भारत को मिली थी। लेकिन एक शासक थे पृथ्वीराज थर्ड के बाद में, हरिराज, जो पृथ्वीराज के भाई हुआ करते थे हरिराज। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक सेनापति थे जिनका नाम था चंदनराज, और इस चंदनराज को जब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बाद में दिल्ली के शासक बने थे, इस चंदनराज को दिल्ली पर आक्रमण के लिए हरिराज ने भेजा था। लेकिन चंद्रराज इस युद्ध में विजयी नहीं हो पाए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके आक्रमण को असफल कर दिया था। उसके जस्ट बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया और उसका हरिराज ने बड़ी बहादुरी से सामना किया, लेकिन हरिराज फिर हार गए और उस हार से इतने दुखी हुए कि उन्होंने बाद में लास्ट में आत्महत्या कर ली थी, और इस प्रकार अजमेर के चौहान वंश की जो शाखा है वो समाप्त हो गई थी। इससे छोटे नोट्स आपको अजमेर के चौहानों के देखने को नहीं मिलेंगे, और प्रत्येक लाइन से आपको एक एक के सवाल हर परीक्षा में पीछे के पेपर उठाकर, राजस्थान के कोई से भी पेपर उठा के देख लो आप, इनमें से एक एक के सवाल हर टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। तो एक बार रट्टा मार लेना, समझ लेना, कैसे भी करो आप इसको एक बार याद कर लो। नई क्लास में चौहानों की जो अलग अलग शाखाएं थी, रणथंभौर, कोटा, बूंदी, आपके नाडोल शाखा, आपके जालोर शाखा, आपके सिरोही की जो शाखा है, उनके बारे में चौहानों की जानकारी लेकर आऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नई क्लास में फिर इस प्रकार की बातें होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।